नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अब तक हमने सीखा कि वर्णमाला क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। इसी संदर्भ में हमने कारकों को भी देखा, संज्ञाओं को देखा। अब हम देखेंगे कि विशेषण क्या होता है, ये विशेषण शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मूल रूप से परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है, जैसे वो बहुत अच्छा है, तो इसमें अच्छा क्या है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, या वह बहुत अधिक मोटा है, तो अधिक और मोटा है, किस प्रकार के विशेषण है। या कहा जाए कि प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषणों की विशेषता बताने में प्रविशेषण कहलाते हैं। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, जैसे वह अधिक मोटा है, मोटा तो है ये लेकिन अधिक मोटा, विशेषण की विशेषता, इसलिए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसी तरह से कभी कभी होता है कि जब हम विशेषण को एक तरह से सर्वनाम के रूप में सर्वनामिक कर देते हैं, अर्थात सर्वनाम की विशेषता के लिए उस विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर संकेत वाचक विशेषण या संकेत बोधक विशेषण हो जाता है, निर्देश वेधक विशेषण हो जाता है। ये सारे विशेषणों को हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, आइए इसके लिए हम ध्यान देते हैं। चार्ट पर देखिए, विशेषण एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता में क्या क्या आता है, गुण है, दोष है, संख्या है, परिमाण माने मात्रा बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। अर्थात विशेषण से प्राप्त होता है कि जो शब्द किसी भी संज्ञा का, नाम, स्थान इत्यादि, सर्वनाम का, मैं, तुम, वे इत्यादि की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और जिस संज्ञा सर्वनाम अर्थात व्यक्ति के नाम की अथवा मैं, तुम इत्यादि की जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम विशेष कहते हैं। तो विशेष और विशेषण दो शब्द आते हैं। विशेष का प्राय होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का प्राय होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा उस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और उसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, इसलिए विशेषता और संज्ञा सर्वनाम की है, इसलिए संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाते हैं, वो विशेष हो जाते हैं, और व्यक्ति वह आदमी क्या हो जाता है, विशेष रूप में हो जाता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं। अब आप देखेंगे उदाहरण के द्वारा, पका फल, फल है, विशेषता इसकी क्या है, पका, माने पका हुआ है, कच्चा नहीं है बल्कि पका हुआ है। पका एक शब्द क्या है, फल की विशेषता को बता रहा है, लेकिन ये पका किसकी विशेषता को बता रहा है, फल की, इसलिए फल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो पका फल में अगर हमको विशेषण विशेष दोनों को अलग करना हो, तो पका शब्द जो है यह विशेषण कहलाएगा, क्योंकि यह फल या संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसे विशेषण कहेंगे। और फल जो है यह विशेष कहलाएगा, क्योंकि फल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जिस शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण। तो पका फल में पका विशेषण होगा, फल उसका विशेष होगा। इसी तरह से 2 मीटर कपड़ा अगर कहा जाए, कपड़ा यह विशेष है, लेकिन 2 मीटर यह विशेषण है, क्योंकि कपड़ा कितना है, 2 मीटर है, तो कपड़े की विशेषता 2 मीटर है, अर्थात 2 मीटर विशेषण हो गया, और कपड़ा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कपड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, ना जब विशेषणों के भी विशेषण लगाए जाते हो, यानी उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो, माने अच्छी लड़की, ये तो लड़की की विशेषता है, लेकिन बहुत अच्छी, तो जो अच्छी है यह विशेषण है, इस विशेषण की भी विशेषता बहुत, माने बहुत अच्छी, तो जो बहुत शब्द आ रहा है यह अच्छी विशेषण जो शब्द है इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत जो है यह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। इसी तरह से उसका रंग काफी गोरा है, काफी गोरा सपरा क्या है, माने गोरा या तो उसकी विशेषता है, लेकिन गोरा कितनी है, काफी, माने बहुत ज्यादा है, तो जो काफी शब्द आ रहा है यह गोरा विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर काफी क्या हो जाएगा, यह प्रविशेषण कहलाएगा। यानी जैसे बहुत अच्छी लड़की है, उसका रंग काफी गोरा है, तो बहुत और काफी जो देखिए अंडरलाइन किए गए, रेखांकित किए गए हैं, ये दोनों शब्द बहुत और काफी, ये दोनों परस्पर किसकी विशेषता बता रहे हैं, बहुत जो है अच्छी की विशेषता को बता रहा है,
और काफी जो है गोरे रंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये विशेषणों जैसे अच्छी व गोरा की विशेषता बता रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण से प्राप्त होता है जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जैसे वह मोटा है, एक विशेषण है, मोटा है, कौन, वह, माने उस व्यक्ति का विशेषण क्या है, मोटा, लेकिन वह अधिक मोटा है तो मोटा विशेषण की भी विशेषण के रूप में अधिक जो शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है वह प्रविशेषण कहलाता है। इसी तरह से कहते हैं कि यह फ्राक बहुत सुंदर है। अगर एक उदाहरण और हम लेते हैं, कहा जाए कि यह फ्राक बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए फ्राक तो सुंदर है ही है, फ्राक क्या है, ये सुंदरता फ्राक की विशेषता बता रही है, लेकिन बहुत सुंदर, यह बहुत शब्द क्या है, इस सुंदर की भी विशेषता को बताने के कारण क्या हो जा रहा है, प्रविशेषण कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत, ये जो शब्द है यह प्रविशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण हो जाएगा और फ्राक की विशेषता बताया जा रही है इसलिए विशेष हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 शब्द देखने को मिले, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। तो विशेषण कहते हैं जिसकी संज्ञा या सर्वनाम की जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं, और जहां पर एक विशेषता की और विशेषता बताई जाए उसमें अधिक, काफी इत्यादि शब्दों को लाया जाता है तो वे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो मूल रूप से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के विशेषण बतलाए जाते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब इसमें हम देखते हैं कि जो गुणवाचक संज्ञा होती है या विशेषण होता है गुणवाचक, इसमें हम गुणों से संबंधित उस व्यक्ति के दया, उदारता, क्षमा इत्यादि से संबंधित विशेषणों को देखते हैं। संख्यावाचक में 2 प्रकार के विशेषण बनते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक में भी 4 भाग चलते हैं, एक गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्त विशेषण होता है और समुदाय विशेषण होता है। लेकिन वहीं पर अनिश्चित में इसका केवल एक ही प्रकार होता है, जबकि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये भी निश्चित और अनिश्चित के भेद से 2 प्रकार होते हैं। तो आइए हम प्रत्येक को अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे जो विशेषण है उसका जो पहला भाग है जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण का प्राय है कि जिस विशेषण की विशेषता बताई जाए। अब उसके अंतर्गत जो हम भेद इसका ले रहे हैं विशेषणों का, आप देखेंगे उन विशेषणों के भेद में जो सबसे पहला विशेषण है भेद वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, जो संज्ञा अर्थात किसी का नाम, स्थान इत्यादि, जो सर्वनाम जो उसको अन्य शब्दों से बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, उनके गुण दोष यथा गुण, रंग, समय, ध्यान, आकार, स्वाद, दशा, दिशा, गंध, रूप आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात किसी भी संज्ञा का या सर्वनाम का जो कुछ उसके गुण दोष होते हैं, जो रूप रंग होते हैं, जो उसके आकार होते हैं, समय है, ध्यान है या स्वाद है, दशा है, दिशा है, गंध है, रूप है आदि का जो बोध कराते हैं, तो ये बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, बहादुर, डरपोक, शिष्ट, अशिष्ट, उदार, दयालु आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के या किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों और दोषों के विषय में बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, चाहे गुण के रूप में बताएं, चाहे उनके निंदा के रूप में बताएं, दोष के रूप में बताएं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे गुण अगर हमें देखना है तो दयालु सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कैसा है, बहुत ही दयालु है। इसमें क्या है, दयालु शब्द क्या है, एक गुणवाचक है, अर्थात सिद्धार्थ दयालु है, इसकी उदारता को यह प्रदर्शित कर रहा है। सिद्धार्थ निर्दयी है, निर्दयी क्या होगा, इसकी विशेषता को, गुण को बता रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे जो दोष होता है, जैसे लालची बंदर, बंदर कैसा है, लालची है, ये लालच क्या है, उस बंदर की दोष है।
क्योंकि लालच, क्रोध ये सब क्या होते हैं, दोष माने जाते हैं, और उदारता, दया ये क्या माने जाते हैं, ये उसके गुण माने जाते हैं। इसलिए अगर हमने कहा कि दयालु सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ का जो दयालु है, पना है, जो उसके अंदर दया का भाव है, या उसका क्या है, गुण है। उसी तरह से अगर लालची बंदर, कोई बंदर लालच कर रहा है, तो लालची शब्द क्या हो जाएगा, उस बंदर के दोष के रूप में है, अर्थात यह उसका गुण है कि वह लालच करता है। इसी तरह से रूप, अगर रूप में देखें, सुंदर फूल, फूल कैसा है, सुंदर है, ये उसकी विशेषता है, अर्थात उसका वैशिष्ट है, गुण है। रंग, काला कौवा, कौवा कैसा है, काला है, कौवे का जो रंग है ये उसके गुण को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। इसी तरह से आकार, छोटा चूहा, चूहा कैसा है, आकार बहुत छोटा है, तो जो आकार की विशेषता बता रहा है, छोटा, ये क्या है, गुणवाचक है। इसी तरह से काल, समय के लिए, नए कपड़े, कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल नए हैं, तो कपड़े की विशेषता क्या है, वो नया है कि पुराना है, दे रहा है कि नए कपड़े, एक समय को बता रहा है। इसी तरह से दशा, घायल हंस, हंस जो है घायल दशा में है, तो दशा बता रहा है उसकी स्थिति कैसी है, घायल हो चुका है, तो घायल हंस, हंस कैसा है, घायल है, अर्थात उसकी दशा को बता रहा है, इसलिए गुणवाचक संज्ञा है। दिशा, पूर्व दिशा या उसकी बहुत अच्छी दिशा में प्रस्थान हो रहा है, तो जो दिशा है यह एक तरह से किसी न किसी दिशा की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दिशा क्या है, यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है, आपने देखा, गुण के आकार पर, रूप के आधार पर, या दोष, रंग, काल, दिशा, दशा आदि के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति या सर्वनाम की हम विशेषता अर्थात गुण दोष को बताते हैं, तो ये गुण दोषवाची जो शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह से जो दूसरा विशेषण होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी योग्यता या विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका अभिप्राय है कि जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, यानी जो उनकी विशेषताओं की संख्या में बताई जाए, तब उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए 10 लड़के, लड़के कितने हैं, संख्या हमारा 10 है, तो जब 10 ये संख्या है इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसी तरह से 4 फूल, फूल कितने हैं, संख्या में उत्तर आ रहा है 4, 4 क्या है, एक संख्या है, इसलिए फूल में जो 4 उसकी विशेषता क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से 1 दर्जन केला, केले कितने हैं, 1 दर्जन है, अर्थात 1 दर्जन क्या है, उस संख्या का बोध करा रहा है। फिर दूसरा आदमी, आदमी कौन है, पहला कि दूसरा, दूसरा आदमी, अर्थात किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं उसमें से जो दूसरा है, तो दूसरा उस संख्या को बोधित कर रहा है। इसी तरह से कुछ रुपए, रुपए कितने हैं, कुछ हैं, माने उसमें संख्या आ रही है, कुछ रुपए हैं, जैसे 100 है तो उसमें 10 पैसे निकाले, कुछ रुपए मेरे पास है, कुछ आपके पास है, तो कुछ क्या है, किसी न किसी संख्या की तरफ संकेत कर रहा है। कई संतरे, संतरे कई हैं, बहुत हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो कई संतरे, संतरे एक संख्या की तरफ बता रहे हैं, कई संतरे अनेक को गिनेंगे तो कुछ संतरे उसमें से निकल कर आएंगे, तो संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, जो 10 है, 4 है, 1 दर्जन है, दूसरा है, या कुछ रुपए, ये सब क्या है, ये संख्यावाची विशेषण है, अर्थात ये कहीं न कहीं उस वस्तु की, उस संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या में विशेषता बता रहे हैं। जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम का संख्यात्मक विशेषता बताते हैं तो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, और ये संख्याएं निश्चित भी हो सकती हैं और अनिश्चित हो सकती हैं। तो निश्चित रूप में अगर है तब क्या होता है, उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं। पहला उसका भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिसकी विशेषणों की संख्या क्या हो, वो निश्चित हो। जैसे जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए 3 आदमी, 5 आदमी, 12 व्यक्ति, 16 लोग, ये सब क्या है, जैसे 3, 5, 12, 16, ये सब है संख्याओं का बोध करा रहे हैं, इसलिए सब संख्यावाचक विशेषण में निश्चित रूप में आ रहे हैं। अब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वो 5 प्रकार इसके क्या है, इसके अंतर्गत आप देखिए, पहले होता है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण जहां पर हम
उस वस्तु की संख्यात्मक रूप में गणना करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे 1 2 3, यानी कोई सामग्री है, कहते हैं 1 ले आओ, 2 लाओ, 3 लाओ। जब 1 2 3 कहेंगे तो एक गणना होती है, इसे हम गणनावाची विशेषण कहते हैं। दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रम अर्थात किसी को सीरियल देना हो, एक व्यवस्था देनी हो, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब हम इस प्रकार से बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम क्या कहेंगे? क्रम, माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक क्रम डिसाइड किया जा रहा है, एक तय किया जा रहा है। इसलिए जब हम क्रम में किसी चीज को लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा के रूप में स्थान देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो विशेषता होती है, विशेषण होता है, क्या होता है? अक्सर क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग होता है कि जब हम किसी संख्या का दूना, तिगुना, चौगुना इस प्रकार से वर्णन करते हैं, उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसकी विशेषता को बताने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी वस्तु का दूना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, छगुना इस तरह से हम बात करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से उसकी विशेषता बताते हैं, तो वहां पर जो संख्यावाची विशेषण होगा वह आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। इसी तरह से समुदायवाचक विशेषण अगला होता है। समुदायवाचक विशेषण का प्रकार क्या होता है? जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या के रूप में उसकी विशेषता को इस तरह से बताएं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह। तो जब दोनों, तीनों, चारों इस तरह से हम उसका बोधन करते हैं, संकेत करते हैं, विशेषता बताते हैं, तब वहां पर समुदायवाचक विशेषण होता है, क्योंकि यहाँ समुदाय बनाए, जैसे दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से दोनों देश, तीनों देश, चारों लोग। जो इस प्रकार से हम दोनों, तीनों, चारों आदि उस शब्द के द्वारा हम किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं, वो भी निश्चित संख्या के रूप में, दोनों, तीनों, चारों, तो उससे हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक विशेषण। पांचवा होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण से प्राप्त होता है कि जहां पर प्रत्येक के लिए, हर के लिए, एक के लिए, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, यानी जैसे कोई कार्य हो रहा है कि सबको 1 1 दे दो केले, 2 2 मिठाइयां दे दो, 3 3 रुपए दे दो। तो इस प्रकार से जब हम 1 1, 2 2, 3 3 कहते हैं, तो वह 2 2, 3 3, 4 4 इत्यादि क्या है? या प्रत्येक के लिए उसका बोध कराते हैं और निश्चित संख्या के रूप में बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। तो आपने देखा कि जो संख्यावाची विशेषण होता है, यह मूल रूप से किसी न किसी संख्या के रूप में उस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है वह भी 5 प्रकार का होता है। उसमें गणनावाची विशेषण होता है, जैसे 1 2 3 करके, फिर क्रमवाची विशेषण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा करके, फिर आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, दुगना, तिगुना, चौगुना के रूप में। समुदायवाचक विशेषण होता है, जब किसी समुदाय इत्यादि के विषय में उसकी विशेषता बताते हैं शब्दों की, तब दोनों, तीनों, चारों के रूप में। इसी तरह से प्रत्येक बोधक विशेषण जो 5वां होता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येक, हर, 1 2 2 या 3 3 इत्यादि, माने उसका प्रत्येक के लिए 1 1 2 2 3 3, जो इस प्रकार से शब्दों की विशेषता बताई जाती है शब्दों के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषणों की संख्या कितनी हो गई? वो 5 हो गई। अब आप देखें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से प्राप्त होता है कि जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात ऐसा संख्यात्मक शब्द जिससे ये निश्चित ना हो पाए कि उनकी संख्या वास्तव में कितनी है, यानी सही संख्या का जहां पर पता ना लगाया जा सके, वह अनिश्चित होता है। जैसे कहा जाए कई, सब, कुछ, अनेक, अर्थात कई लोग हैं, सब लोग आ गए हैं, कुछ लोग आए हैं, अनेकों लोग खड़े हैं। तो इसमें क्या निश्चित हो पा रहा है? अनेकों माने कितने लोग हैं? अनेक हैं। कुछ लोग हैं, कौन संख्या आ रही? कुछ हैं। इसी तरह से कई, सब माने कई लोग, सब लोग, कुछ लोग। तो इस प्रकार से जो कई, सब इत्यादि अनेक जो शब्द आ रहे हैं, ये संख्याओं के रूप में विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित विशेषण कहते हैं। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, जो तीसरा मूल रूप से इसका भेद होता है विशेषण का, यानी पहला आपका था गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, अब तीसरा जो विशेषण है वह परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाण शब्द से मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल। परिमाण का प्राय क्या है? मापने, तौलने से, अथवा मात्रा का बोध कराने वाले
मात्रा यानी कितने मात्रा में है। शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण के रूप में, उसकी मात्रात्मक रूप में हम विशेषता बताते हैं, जो शब्द के द्वारा बताया जाता है, वह शब्द क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आप देखेंगे 2 किलो, किलो एक परिमाण है, लेकिन कितना है? 2 किलो। इसलिए किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो सब क्या बता रहा है? एक परिमाण के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसलिए जैसे 2 किलो गेहूं, 6 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, गिलास में थोड़ा सा पानी है, या थोड़ी दूरी और बची है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से जो हम परिमाण के रूप में किसी एक संख्यात्मक के ना रूप में बल्कि मात्रात्मक रूप में जब उसका प्रदर्शन करते हैं, ऐसे शब्दों की तरह उसकी विशेषता बताते हैं, तो ये परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने क्या देखा? 2 किलो, 6 मीटर, किलो क्या है? अर्थात किसी वस्तु का वजन मापने के लिए एक परिमाण के रूप में है। फिर 6 मीटर किसी दूरी को मापने के लिए या एक मात्रक है। इसी तरह से लंबा चौड़ा एक किसी का क्षेत्रफल इत्यादि मापने के लिए है। थोड़ा पानी अर्थात उसका भाग कितना भरा है, कितना खाली है। इस प्रकार से जो हम शब्दों का प्रयोग मात्रात्मक रूप में करते हैं, उसको बताने का एक प्रयास करते हैं उन शब्दों के द्वारा, जो परिमाण के रूप में मात्रात्मक रूप में आते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है जिसमें निश्चित रूप से परिमाण को बताया जाता हो, और दूसरा जिसमें अनिश्चित रूप से परिमाण को बताया जाता हो। अर्थात परिमाण तो बताया जा रहा है, विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन कहीं पर निश्चित है, कहीं पर अनिश्चित है। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण का बोध हो। अर्थात जिस विशेषण शब्द से, जिस शब्द के द्वारा जो विशेषता बताई जा रही है, उसके द्वारा एक निश्चित परिमाण या मात्रा को बताया जाता हो, कहते हैं बोध कराया जाता हो, तो उसे हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर घी, घी कितना है? 2 सेर है, 2 किलो है। तो जब हम सेर, किलो इत्यादि शब्दों के द्वारा उस घी की विशेषता बताते हैं, घी कितना है? 2 सेर है, 2 किलो है, 2 कुंटल है। तो जो किलो, सेर, कुंटल आदि आ रहे हैं, एक क्या है? एक परिमाण या मात्रक बता रहे हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से बता रहे हैं कि इतना ही है, इससे ना तो ज्यादा है ना तो कम है। इसलिए ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण रूप में कहलाएंगे। इसी तरह से 10 हाथ जगह, जगह हमें चाहिए, 10 हाथ की जगह चाहिए। अर्थात जो आज पास जगह है उसमें से 10 हाथ माप दो। तो जो उसकी दूरी हम 10 हाथ ले लिए, तो 10 हाथ दूरी, अर्थात दूरी क्या है? एक परिमाण को बता रही है, लेकिन 10 हाथ चाहिए। तो 10 हाथ दूरी जो है, अर्थात दूरी परिमाण के रूप में जो 10 हाथ उसकी विशेषता बता रहा है, 10 हाथ जो ये शब्द है, यह परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक शब्द के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कहा जाता है। तो एक हो गया निश्चित, जैसे 2 गज दूरी चाहिए, 2 गज कपड़ा चाहिए, 10 हाथ जगह चाहिए, या 20 किलो गेहूं चाहिए। तो इस तरह से हम जो किलोमीटर, गज आदि लगा रहे हैं, उसमें 1, 2, 3, 4 लगा रहे हैं, ये परिमाणों के भी संख्यात्मक माने बोध के रूप में आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि परिमाण है, मात्रा है, फिर भी में 2, 3, 4 लगाए जा रहे हैं, इसलिए इनको निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जहां पर उनका निश्चय ना हो पाता हो, अनिश्चित रूप से हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आप देखेंगे जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो, अर्थात जो परिमाण या मात्रा है उसका कोई निश्चय ना हो पा रहा हो, कितना है, कैसे है, तो वहां पर हम उसे अनिश्चित परिमाण बोधक शब्द कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत दूध, दूध तो है, बहुत दूध है, इसमें मात्रा निश्चित नहीं हो पा रही है, 1 किलो है कि 2 किलो, 3 किलो, 4, बहुत दूध। दूध यानी एक परिमाण है, इसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन कितना है इसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाएगा। सब धन, धन तो है, सब धन है, उसमें नहीं कि कौन कौन से धन है, कितने धन है, इसकी कोई संख्या डिसाइड नहीं हो रही कोई, इसलिए अनिश्चित है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाण बोधक। पूरी जगह, जगह जितनी सब है, पूरी है, तो पूरी जगह यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि उसमें से अनिश्चित
जगह को, स्थान को, मात्रा को, इसलिए ये भी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का भाग होता है। तो इस तरह से आपने देखा परिमाणवाचक विशेषण में इसमें दो इसके भाग हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। इसी प्रकार से जो पांचवा मूल भाग उसका होता है विशेषण का, जिसको हम क्या कहते हैं, चौथा सार्वनामिक विशेषण, अर्थात पहला गुणवाची विशेषण, दूसरा संख्यावाची विशेषण, तीसरा परिमाणवाची विशेषण और चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं। जो विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देश सूचक अथवा संकेतवाचक भी कहते हैं। अर्थात जो सार्वनामिक विशेषण है इसके दो और नाम हैं, एक संकेतवाची विशेषण और दूसरा निर्देश बोधक विशेषण। तो निर्देश बोधक या संकेत बोधक विशेषण अगर पूछा जाता है ये किसके भाग हैं, किसके उपनाम हैं, किसके पर्याय हैं, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जैसा कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके पहले जो शब्द विशेषण के रूप में आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम आप जानते ही हैं, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को जो स्वयं अपने रूप में प्रयोग करता है जिन शब्दों को, जैसे मैं अपने लिए जिससे बात करता है, दूसरों के लिए तुम, किसी तीसरे की विषय में बात करता है वह इत्यादि। इस प्रकार से मैं तुम वह से संबंधित जितने भी सर्वनाम हैं, इन सर्वनामों की भी जो विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मेरी सहेलियां हैं, लेकिन किसकी हैं, मेरी सहेलियां हैं। अब मेरी सहेलियां की विशेषता क्या है, ये, अर्थात जो ये शब्द आ रहा है या मेरी सहेलियों की भी विशेषता बता रहा है, तो मेरी क्या है, ये सर्वनाम है। इस सर्वनाम की भी विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये। तो ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से यह खरगोश पालतू है, खरगोश क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम या संज्ञा के पहले जो यह शब्द विशेषण के रूप में आ रहा है, यह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तुम्हारा घर दूर है, घर तो दूर है, घर क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, तुम्हारा है, मेरा, तुम्हारा इत्यादि जो तुम्हारा शब्द आ रहा है यह उस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए तुम्हारा शब्द क्या होगा, यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं, यानी जो भी सर्वनामिक विशेषण होते हैं उसमें दिया जा रहा है कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले आते हैं, किंतु कभी कभी बाद में भी आ सकते हैं। यानी ये कोई निश्चित नहीं है कि प्रत्येक सर्वनाम के पहले ही सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग किया जाए। जैसे ये मेरी सहेलियां हैं, यह मेरा खरगोश है, यह मेरा खरगोश मेरा सर्वनाम है, यह उस मेरा का भी विशेषण है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर हम इसे देखें, किस मेरा यह जो आया है, अगर इस विशेषण को हम बीच में प्रयोग करना चाहते हैं वाक्य के, तब कैसे होगा, आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मीठे आम खाओ कहा जा रहा है, आम कैसे हैं, आम ये मीठे हैं, आम की विशेषता मीठा है, तो खाओ, तो मीठे ये जो शब्द हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम के, और आम के पहले संज्ञा के पहले ये प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगर कभी कभी बीच में प्रयुक्त हो गए तब आम मीठे हैं, खाओ, अब आम की विशेषता मीठे यहाँ भी आ रहा है, यानी उस विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है, उस सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, कैसे हैं, मीठे हैं, खाओ, इसको खा लो। इस प्रकार से जब हम किसी सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उस सर्वनाम के पहले कुछ सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं, तेरा इत्यादि। मेरा घर में अगर हम यह लगा देते हैं, यह मेरा घर है, तो मेरा ये सर्वनाम है, उसके पहले हमने जो यह लगा दिया शब्द, यह मेरा घर है, यही मेरा घर है, तो यह जो शब्द है वह उस
सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपने देखा विशेषण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। चारों में सार्वनामिक विशेषण क्या होता है उसको हमने बताया। अब बात आती है कि जो सार्वनामिक विशेषण एवं सर्वनाम, ये 2 चीजें आ रही हैं, तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो सार्वनामिक विशेषण से प्राप्त होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व यदि शब्द का प्रयोग हो, यानी संज्ञा सर्वनाम के पहले किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो क्या कहलाते हैं, उस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हो, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बहुत चालाक है, देखिए लड़की क्या है, संज्ञा है। इसके पहले जो यह शब्द प्रयुक्त हुआ है यह सार्वनामिक है, अर्थात लड़की की चालाकी तो है, लेकिन कौन सी, यह लड़की, अर्थात लड़की सर्वनाम है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है, यह लड़की, माने लड़कियों में यह लड़की जो है। तो यह जो शब्द आ रहा है यह लड़की यानी इस संज्ञा की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उस घर में भाई रहता है, घर में भाई रहता है, ये तो ठीक है, घर एक तरह से संज्ञा है, लेकिन उस घर में भाई रहता है, उस जो शब्द आ गया वह घर की तरफ बोध करा रहा है, संकेत कर रहा है, उस घर में रहता है, यानी उस घर की भी विशेषता क्या है, उसके द्वारा शब्द बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, अब इसका अंतर क्या है सर्वनाम विशेषण सर्वनाम में। सर्वनाम से प्राप्त होता है यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। जब कोई शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे मेरे लिए मैं, दूसरों के लिए तुम, अन्य के लिए वह वे इत्यादि, तो जो हम किसी संज्ञा के स्थान पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले भी हम उनकी विशेषता बताने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का अंतर क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये संज्ञाओं या सर्वनामों के भी पहले लगाए जाते हैं, ज्यादातर पहले ही लगते हैं, पूर्व में लगते हैं उनकी विशेषता को बताने के लिए, कभी कभी बीच में भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है। और सर्वनाम क्या होते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम का अंतर हमने देखा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। यह विशेषण विशेषता गुण दोष के आधार पर अधिक या कम हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि बहुत अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वे कम अधिक विशेषता गुण दोष को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। विशेषणों के तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। जो विशेषणों के भी अवस्थाएं होती हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला होता है मूलावस्था। मूलावस्था से प्राप्त है, मूलावस्था उसे कहते हैं जिसमें विशेषण केवल सामान्य विशेषता का ही बोध कराते हैं, अर्थात जब किसी सामान्य विशेषता का बोध कराया जाता है तब उसे हम मूलावस्था कहते हैं। उसका माने जो मूल भाग है, जो मूल अवस्था है, जो उसका सही अवस्था है, जब इस प्रकार से उसकी प्रथम अवस्था या मूल अवस्था या बेस जिसको हम बोलते हैं आधारिक अवस्था के रूप में हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो क्या होते हैं, मूलावस्था के रूप में विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहित अच्छा लड़का है, लड़का है, अच्छा है, ये क्या है, उसका मूल भाग है, अच्छा है, मूलावस्था के रूप में है। लेकिन इसका जो दूसरा रूप होता है वह उत्तरावस्था होती है। जैसे विशेषण के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना को उत्तरावस्था कहते हैं, अर्थात 2 वस्तुओं की जब परस्पर तुलना की जाती है तब उसे उत्तरावस्था कहते हैं। मूलावस्था में सामान्य भाग होता है, सामान्य भाव होता है, सामान्य रूप से उस विशेषता को बताया जाता है। लेकिन उत्तरावस्था में 2 लोगों के बीच में तुलनात्मक रूप से उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आप देखेंगे सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है, यानी सीता और गीता 2 महिलाएं हैं जिसमें सीता क्या है, गीता से अधिक बुद्धिमान है। तो उन दोनों की जो विशेषता है वो बुद्धिमत्ता को लेकर के है, लेकिन कौन किससे ज्यादा है एक तुलनात्मक भाव रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था विशेषण के रूप में मानते हैं। महाभारत रामायण से बड़ी है, अर्थात महाभारत और रामायण की अगर तुलनात्मक विशेषता देखी जाए तो महाभारत क्या है, रामायण की अपेक्षा ज्यादा मोटा ग्रंथ है, ज्यादा
श्लोकों में लिखा हुआ है। इसलिए रामायण जो है छोटा है और महाभारत बड़ा है। तो रामायण और महाभारत दोनों की परस्पर क्या हो रही है, यहाँ पर तुलना हो रही है। इसलिए इसकी जो उत्तरावस्था बताई जा रही है कि रामायण महाभारत से छोटा है अथवा महाभारत रामायण से बड़ा है। तो जहाँ पर तुलना हो वहां पर उत्तरावस्था विशेषण के रूप में माना जाता है। तीसरा होती है उत्तमावस्था, जो सबसे उत्तम, उसके बाद कुछ और ना मिले। जैसे दो या अधिक व्यक्तियों की तुलना में जब किसी एक को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है, यानी जहां पर दो व्यक्ति हो या दो से अधिक हो, उन दोनों में किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम के रूप में उसके गुण या दोषों की विशेषता को भी बताया जाता हो, तो वहां पर क्या होता है, उत्तमावस्था होती है। जैसे कहा जाए कि कविता सबसे चालाक लड़की है, यानी जितनी लड़कियां हैं कक्षा में या जहां बैठी हैं उसमें सबसे चालाक कौन है, कविता है। यहाँ पर एक समूह के द्वारा यानी सबसे अधिक बुद्धिमान बताया जा रहा है। तो जो ये सबसे शब्द आ रहा है अधिक करने के लिए, सबसे चालाक यानी कविता सबसे चालाक लड़की है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि लड़कियों में सबसे चालाक कौन है, कविता है। यानी अब इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा, सबसे चालाक कहा गया, इसलिए यहाँ पर हम उत्तमावस्था कहते हैं। इस प्रकार से जो विशेषण की जो अवस्थाएं बनती हैं वो मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था जिसमें उसके सामान्य लक्षण को विशेषता को बताया जाता है सामान्य रूप से। उत्तरावस्था जहाँ पर दो व्यक्तियों की परस्पर तुलना की जाती है, कम या अधिक रूप में बताया जाता है। और तीसरी होती है उत्तमावस्था, जहाँ पर हम सब में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं या सबसे कमजोर बताते हैं, लघु बताते हैं। इस प्रकार से जहां पर इस प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हों वहां पर हम क्या कहेंगे, विशेषण की अवस्थाएं। अब जैसे हम कहें कभी कभी शब्दों में मूल भाग, उत्तर भाग और उत्तम तीनों अवस्थाओं को लेकर के शब्दों का अगर निर्माण करना होता है तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक श्रेष्ठ शब्द है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, एक उसका मूल अवस्था है। लेकिन अगर कहा जाए वह दो लोगों में श्रेष्ठतर है, यानी जहां पर तुलनात्मक होगा वहां श्रेष्ठतर। अगर कहा जाए को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठतम। इस तरह से जो मूल भाग होता है वो श्रेष्ठ है, दूसरा इसमें तर लगा करके श्रेष्ठतर हो जाता है, तीसरे में तम लगा देते हैं उत्तमावस्था में तो वह उत्तम अवस्था हो जाता है, अर्थात उसका तीसरा अवस्था होता है। इसी प्रकार से किसी भी विशेषण की 3 विशेष अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था होती है, दूसरा उत्तरावस्था होती है, तीसरा उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था में उसका मूल भाग सामान्य लक्षण को प्रयोग किया विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है जिसमें तर शब्द को जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। और जो उत्तमावस्था होती है वह सबसे अधिक या सबसे कम बताने के लिए होता है, उसमें हम तम प्रत्यय को जोड़ देते हैं। जैसे महान, महत्तर, महत्तम, उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इसी तरह से लघु, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। तो जो हम तर, तम इत्यादि प्रत्ययों को बाद में जोड़ते जाते हैं, तो अगर तर को जोड़ते हैं तो उसका वह उत्तरावस्था होगी, तम को जोड़ देंगे तो उसकी उत्तमावस्था हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी विशेषण की 3 अवस्थाएं बनाई जाती हैं और उसमें मूल भाग में अगर हम तर को जोड़ते हैं तो उसकी उत्तरावस्था हो जाएगी और उसी में अगर तम को जोड़ देते हैं तो उसकी वह उत्तमावस्था कहलाती है। तो आपने देखा कि विशेषण क्या होता है, उसके भाग कितने होते हैं, उन विशेषणों की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें विशेषण में निश्चित क्या होता है, अनिश्चित परिमाण वाला क्या होता है, निश्चित संख्यात्मक विशेषण किसे कहते हैं, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण कहते हैं, निर्देशवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसी तरह से संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उत्तमावस्था क्या होती है। तो जो कुछ विशेषण के विषय में जानकारियां हैं वह आपको प्रदान की गई और ये हमें विश्वास है कि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस ऑडियो को, वीडियो को बार बार देखिए जिससे परीक्षाओं में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने में आपको कहीं पर कोई हिचकिचाहट ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।